नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। केंद्र में सरकार बनने के बाद अब आंध्र प्रदेश में भी सरकार बन गई। तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। इस शपथ ग्रहण समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। चंद्रबाबू नायडू को बधाई दी, उन्हें गले से लगा लिया। लेकिन राजनीति के गलियारों में इस बात का शोर तेज होता जा रहा है, क्या मोदी और चंद्रबाबू नायडू का यह प्यार 5 साल तक कायम रहेगा? और सवाल के पीछे की वजह है वो चुनावी वादा जिसमें टीडीपी की हां है तो वहीं बीजेपी की ना। चंद्रबाबू नायडू मुस्लिम आरक्षण के समर्थक हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ कह चुके हैं उनके रहते धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ऐसे में सवाल यही, गठबंधन का क्या होगा? एनडीए किस रास्ते पर जाएगा? कौन सा रास्ता टीडीपी और बीजेपी अख्तियार करेंगे ताकि टकराव ना हो? ऐसे में आज देखिए, मुद्दों में मुसलमान, क्या एनडीए में मच गया है घमासान? నేను నారా చంద్రబాబు నాయుడు అనే నేను जब तक मोदी जिंदा है मैं दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। స్పష్టంగా మన ఉద్యోగాలు 4%, yes, they are deserving, will protect. टीडीपी के नेतृत्व में न सिर्फ आंध्र प्रदेश में एनडीए ने लोकसभा में बम्पर जीत दर्ज की, बल्कि विधानसभा चुनाव में भी जीत का परचम लहराया। और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में सीएम पद की शपथ भी ले ली। और इसके साथ ही उन्होंने आंध्र में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా मंच सजा था। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत एनडीए के मंत्री और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने चंद्रबाबू नायडू को गुलदस्ता भेंट कर उन्हें गले लगाकर बधाई। इस तस्वीर से एक बात तो साफ हो गई कि टीडीपी और बीजेपी का रिश्ता फिलहाल लंबा चलने वाला है। और केंद्र में मोदी सरकार के लिए चंद्रबाबू नायडू कितना मायने रखते हैं? 2024 में मोदी के लिए चंद्रबाबू नायडू कितने खास हैं, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। पहली तस्वीर चुनावी मंच की है, जहां पीएम मोदी चंद्रबाबू नायडू को खींचकर अपने पास बिठाते हैं। दूसरी तरफ एनडीए की बैठक की है, जहां नरेंद्र मोदी के बगल में चंद्रबाबू नायडू नजर आ रहे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर में भी वो मोदी के बगल में नजर आ रहे हैं। और चौथी तस्वीर में मोदी नायडू को गले लगाते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि मोदी के लिए नायडू कितना मायने रखते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, चुनाव नतीजों के बाद भी उन्होंने आंध्र प्रदेश में एनडीए की जीत का सेहरा चंद्रबाबू नायडू के सिर बांधा था। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। लेकिन राजनीति में नीति साधने की परंपरा बरसों पुरानी। कहा जाता है कि न नीति अपनी न नियम अपना, जो चल गया सो चल गया। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ये लाइनें एनडीए की मौजूदा सरकार पर लागू होती नजर आती। बीजेपी ने भले ही पूर्ण बहुमत हासिल न किया, लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सहयोग के सहारे नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। मगर सवाल यह है कि क्या टीडीपी और बीजेपी का रिश्ता टिकेगा? क्या 5 साल केंद्र में टीडीपी एनडीए का हिस्सा रहेगी? इन सवालों के उठने का कारण है वो मुद्दा जिस पर दोनों की विचारधारा मेल नहीं खाती, और वो मुद्दा है मुसलमान आरक्षण का मुद्दा। सवाल इस बात का खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से मुस्लिम आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखर रहे हैं और लगातार मुस्लिम आरक्षण की खिलाफत करते रहे हैं, साथ ही इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ भी बताते रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री अब भी इस पर कायम है? क्योंकि जिस टीडीपी के सहयोग से केंद्र में एनडीए की सरकार बनी है, वो मुस्लिम आरक्षण की हिमायती है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को मिलने वाला 4% आरक्षण जारी रहेगा। ऐसे में क्या बीजेपी टीडीपी के लिए और टीडीपी बीजेपी के लिए मजबूरी बन गई है? ये भी एक बड़ा सवाल है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनावों के कैंपेन के दौरान जिस तरह मुस्लिम आरक्षण को दलितों और ओबीसी के कोटे पर डाका बता रहे थे, उसी दौरान तेलुगु देशम ने स्पष्ट कर दिया था कि वो राज्य में सरकार बनने पर मुस्लिम वर्गों को मिल रहे 4% आरक्षण को खत्म नहीं करेगी। यही नहीं, तेलुगु देशम पार्टी ने मुसलमानों के कल्याण के लिए और भी कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने का वादा किया है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने विचार रखा और संविधान सभा ने निर्णय किया कि धर्म के आधार पर इस देश में कोई आरक्षण नहीं होगा। आरक्षण दलितों, आदिवासी, ओबीसी के लिए ही होगा, औरों के लिए नहीं होगा। స్పష్టంగా మన ఉద్యోగాలు 4% ఎస్ దే ఆర్ డిజర్వింగ్ విల్ ప్రొటెక్ట్ దేర్ ఇస్ నో సెకండ్ థాట్. ఎందుకు ఈ రోజు ముస్లిమ్స్ లో కూడా పేదరికం ఎక్కువ ఉంది, ఆర్థికంగా సామాజికంగా రాజకీయంగా ఎనగబడి ఉన్నారు. వాళ్ళకి చేయూత ఇవ్వడం మన బాధ్యత, అది ఇస్తాం. आंध्र प्रदेश में मुस्लिमों को सिर्फ आरक्षण देने का वादा ही नहीं किया, बल्कि उनके विकास के लिए तमाम वादे टीडीपी की ओर से किए गए। पहले इन वादों पर एक नजर डाल लेते हैं। मस्जिदों के रखरखाव के लिए हर महीने 5,000 रुपए दिए जाएंगे। राज्य में हज हाउस नूर भांसा कॉरपोरेशन बनाने उसको 100 करोड़ देने का वादा। हज पर जाने वाले मुस्लिमों को 1 लाख की मदद देने का वादा। 50 साल से ज्यादा उम्र के मुस्लिमों को पेंशन देने का वादा। हर बड़े शहर में ईदगाह और कब्रिस्तान के लिए जमीन दी जाएगी। मुस्लिमों को बिना ब्याज के 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा। मस्जिद के इमामों को 10,000 रुपए महीने दिए जाएंगे। पढ़े लिखे इमामों को सरकारी काजी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। टीडीपी का कहना है कि राज्य में मुस्लिम सबसे गरीब है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी मदद करें ताकि सामाजिक तौर पर उनका विकास हो। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने इन वादों के साथ ये भी कहा कि हम मुस्लिम के लिए लागू पुरानी योजनाओं को फिर से शुरू करेंगे। 2014-2019 के दौरान टीडीपी आंध्र प्रदेश के सत्ता में थी। उस दौरान पार्टी ने ईद को राज्य उत्सव का दर्जा दिया था। पार्टी का कहना था कि इससे मुस्लिम समाज मुख्य धारा में आया है। ये सब ऐसे सवाल हैं जो एनडीए खासकर भाजपा के लिए टेंशन की वजह बनेंगे, क्योंकि उसके सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी मुस्लिम आरक्षण को कानून और संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताते हैं। चुनाव के दौरान उन्होंने मंगलसूत्र का मुद्दा उठाया था। सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी ही मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा नहीं उठा रहे थे, गृह मंत्री अमित शाह भी इसको लेकर वार करते रहे। दलितों का हक छीनने वा जाए, आदिवासियों का हक छीन रहे हैं, ओबीसी का हक छीन रहे और अपनी वोट बैंक को धर्म के आधार पर आरक्षण देने का खेल खेल रहे हैं। जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा। बड़ी बात जो पूरे देश के लिए और विशेषकर एसटी, एससी, ओबीसी के लिए हानिकारक है, इन्होंने 4% मुस्लिम आरक्षण दर इंट्रोड्यूस किया है। ये 4% मुस्लिम आरक्षण सीधा एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण पर, रिजर्वेशन पर डाका है। और हम ये निश्चित रूप से कहते हैं, जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, यहां से हम मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। बीजेपी के स्टैंड को दरकिनार करते हुए टीडीपी नेता कह रहे हैं कि मुस्लिम आरक्षण लागू रहेगा। Telugudesam Party has been very clear from day one. Telugudesam Party represents the interests of Telugu people. We don't know caste, creed, religion. We stand only for Telugu people. We believe that Telugu states should be the strong states, and in that agenda we have always developed our states, and we'll continue to do that. And yes, as any journey would have it, there will be issues where we might disagree. We will sit across the table, resolve it amicably. And we joined NDA unconditionally before elections. We will continue to be in NDA unconditionally. उधर विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर पीएम मोदी से सवाल कर रहा है। कांग्रेस इसे पीएम मोदी की मजबूरी मान रही है और जनता को जवाब देने की अपील कर रही है।
आंध्र प्रदेश की सरकार की ओर से ये घोषणा की गई है कि जब उनकी सरकार बनेगी तो 1 लाख रुपए हज यात्रियों को राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा, जहां बीजेपी का समर्थन भी है टीडीपी को। अब भाई देखिए, उन्होंने जो मैनिफेस्टो में लिखा वो करना चाहते हैं। हर आदमी थोड़े ही मोदी जी की तरह होता है कि मैनिफेस्टो लिख के भूल गए। अब उन्होंने करना है तो कर रहे हैं, मोदी जी जवाब दें। पूरे चुनाव में वो प्रचार कर रहे थे आरक्षण, मुसलमान आरक्षण, और जिनका सहारा लेना पड़ा, चंद्रबाबू नायडू जी का सहारा लेना पड़ा, उनके मैनिफेस्टो में मुस्लिम आरक्षण लिखा हुआ है। बताएं, जवाब दें नरेंद्र मोदी जी अब। लेकिन वो तो सवालों को हमला मानते हैं, तो उनसे आप पूछ भी नहीं पाएंगे। हालांकि सवाल यह है कि आखिर कैसे केंद्र में दोनों पार्टी सरकार एक साथ चलाएगी। तो इसके 4 तरीके हो सकते हैं। पहला, बीजेपी का मुसलमान आरक्षण के मुद्दे को नजरअंदाज करना, यानी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी कोई प्रतिक्रिया नहीं देगी। दूसरा, टीडीपी की चुप्पी, यानी टीडीपी भी इस मुद्दे को हवा नहीं देगी। तीसरा, मुस्लिमों के लिए योजनाओं को हिंदुओं के लिए भी लागू करना, यानी जो योजनाएं मुस्लिमों के लिए राज्य सरकार लाएगी, ठीक उसके पैरेलल हिंदुओं के लिए भी इन योजनाओं को लागू कर बैलेंस बनाने की कोशिश। हालांकि बीजेपी की मजबूरी यह है कि अगर वो टीडीपी से दूरी बनाती है तो फिर केंद्र में उसकी सरकार पर संकट खड़ा हो जाएगा। ऐसे में बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रखना चाहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिमों के आरक्षण के मुद्दे को हिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रमुखता के साथ उठाया था, लेकिन साउथ इंडिया में, खासतौर से आंध्र प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को इस मुद्दे से दूर रखा। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और टीडीपी के बीच कोई विवाद नहीं होने जा रहा, लेकिन यह जरूर है कि आने वाले वक्त में गंभीर विषय बन सकता है। मुस्लिमों को आरक्षण से लेकर सुविधा देने तक का मुद्दा ऐसा है जो इस समय सुर्खियों में, और जब जब इन पर चर्चा होगी तो भाजपा और टीडीपी के स्टैंड का जिक्र जरूर होगा। प्रधानमंत्री लगातार मुस्लिम आरक्षण का विरोध करते रहे और दूसरी ओर एन चंद्रबाबू नायडू इसको लेकर के आंध्रा में अपनी एक पहचान रखते हैं। उन्होंने अपने यहाँ 4% आरक्षण मुसलमानों को दिया हुआ भी है और उसी को चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया गठबंधन में इस बात पे कोई ऐतराज नहीं होगा, लेकिन एनडीए और जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रमुख है वहाँ पर इसका ऐतराज होगा और ऐसे में सरकार चलाना बड़ा मुश्किल काम होगा। आंध्र प्रदेश में मुस्लिमों की आबादी लगभग 10% है, जिसको साधने के लिए टीडीपी की ओर से ये तमाम वादे चुनावों के दौरान किए गए। हालांकि एनडीए के घोषणा पत्र में इनको शामिल नहीं किया गया, लेकिन टीडीपी के नेताओं ने जोर शोर से इन वादों को दोहराया। इससे साफ है कि एनडीए सरकार को ठीक तरह से चलाने के लिए बीच का रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन वो कितना कारगर साबित होगा। नीतीश चाहेंगे कि अपनी किस्म से बिहार का एक अलग मॉडल बने और उसके लिए जिस तरह का स्पेशल लाभ वो चाहते हैं, फेवर वो चाहते हैं, वो मेरा ख्याल है कि मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बाकी जो एनडीए घटक दल हैं और वो लोग भी अपनी बात अगर इसी तरीके से करने लगे तो विवाद तो बढ़ेंगे। इंडिया के साथ में ये संकट नहीं है, वो लोग सब अपना एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके और सत्ता में बने रहना चाहते थे, जो अगर मौका मिलेगा तो रहेंगे भी, और जबकि एनडीए के साथ में ये संकट बरकरार रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि जो प्रधानमंत्री चाहते थे कि उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का क्या कहते हैं सम्मान मिले, वो एक बार मिल तो गया है। मोदी सरकार के लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति है, क्योंकि दूसरी ओर नीतीश कुमार को भी बीजेपी नजरअंदाज नहीं कर सकती। हालांकि फिलहाल नीतीश गठबंधन में है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में उनका ना पहुंचना और ना ही पार्टी के किसी नेता का वहां पहुंचना कई सवाल खड़े करता है। क्या नीतीश मंत्रिमंडल के बंटवारे से नाराज हैं? क्या मंत्रिमंडल में टीडीपी को तवज्जो मिलना नाराजगी का कारण है? सवाल कई हैं, लेकिन जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि इस बार जेडीयू को कैबिनेट में बड़ा पद मिलेगा, साथ ही उसकी भागीदारी बढ़ेगी, ऐसा होता नहीं दिखा, जिसके बाद से ये कयास लगने शुरू हो गए कि नीतीश कहीं बीजेपी से नाराज तो नहीं चल रहे। मंत्रिमंडल में विभागों का जब बंटवारा हुआ, मुझे लगता है कि जेडीयू जिस तरह के महत्वों की अपेक्षा कर रही थी उस दृष्टि से उसको मिला नहीं। जिस तरीके से एनडीए के एक महत्वपूर्ण घटक टीडीपी
के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की शपथ ग्रहण समारोह में जेडीयू की गैर हाजिरी रही, यह कई अहम सवाल खड़े करता है। नीतीश कुमार कब क्या करेंगे कोई नहीं जानता। हालांकि इस गठबंधन में नीतीश चुनाव से ऐन वक्त पहले आए थे और बिहार में उनकी भूमिका की वजह से ही बीजेपी सम्मानजनक सीटें जीतने में कामयाब हुई। हालांकि एनडीए का 2019 के मुकाबले 2024 में बिहार में ग्राफ नीचे गया, लेकिन जेडीयू के 12 सीटें एनडीए के लिए संजीवनी से कम नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में बनी एनडीए की सरकार में नंबर्स के मामले में नीतीश और नायडू की अहम भूमिका है। नीतीश के 12 सांसदों को जीत मिली है। नीतीश 4 सांसद पर 1 मंत्री पद के फॉर्मूले से अपनी पार्टी के लिए 3 मंत्रालय चाहते थे, लेकिन उनकी पार्टी को 2 मंत्रालय मिले, 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री का पद। ललन सिंह को पंचायती राज मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी का विभाग दिया गया है और रामनाथ ठाकुर को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद दिया गया। जब एनडीए की जब बैठक हो रही थी तो उन्होंने पैर छू के प्रणाम भी किया नीतीश कुमार ने, लेकिन अभी भी ये खींचतान ये चल रही है कि क्या नीतीश कुमार दोबारा से पलटी मारेंगे, क्योंकि उनके नाम के पीछे ही पलटू राम का नाम एक वो डर भी रहे थे। मैं देख रहा था नरेंद्र मोदी जी जब ये पांव छूने जा रहे थे, उन्हें लगा कहीं पांव खींच न लें, तो वो डर था। तो भले ही केंद्र में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन गई हो, लेकिन इस सरकार को कायम रखना, इसे 5 साल तक अच्छे से चलाना पीएम मोदी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2 नाव के सहारे सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए आने वाले समय में चुनौतियां कितनी बढ़ती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।